स्टूडियो मोड। पीट ITI के लाइव सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेटा जो मेरा यूट्यूब पीट ITI के ऐप पर मैंने आपसे कहा था कि लाइव क्लास भी लूँगा, है ना? तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हम लोग का चल रहा है, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हम लोग का चल रहा है। तो मैंने ये प्रयास किया कि लाइव सेशन ऐप के माध्यम के साथ साथ इस यूट्यूब के चैनल पर भी दे दिया जाए, है ना? तो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स का आज ये मेरा थ्योरी सेशन चलेगा, है ना? जितना भी कवर कर सकता हूँ मैंने, जितना भी पीपीटी बना है, पीपीटी के आधार पर मैं आपको पूरा थ्योरी क्लास पढ़ाऊँगा। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो मेरा क्लास चल रहा है, ये लगभग लगभग सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को, भाई इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स तो सब में है ना बेटा, है ना? तो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल से शुरू किया था और इस ऐप में मेरे लाइव सेशन में आपको सारे बेटा, अगर आपने मेरा थ्योरी पोर्शन पूरा इस लाइव ऐप पर देख लिया, पढ़ लिया, उसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया, उसके बाद मुझे बताना कि सर इस एग्ज़ाम में ये सिलेबस छूट गया है, फला एग्ज़ाम में ये सिलेबस छूट गया है। ये मेरा टोटली एक कंप्लीट पैकेज है बेटा, है ना? और इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ लेक्चर के साथ साथ, पूरा पीडीएफ भी आपके पास जाएगा। इसके क्लास नोट्स भी, लाइव लेक्चर आप देख ही रहे हो। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मॉक टेस्ट भी होगा, है ना? चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा। मतलब अगर ये चैप्टर जिस दिन फिनिश होगा, उसके बाद इसी टॉपिक के आधार पे मैं आपका एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी लूँगा। तो इसी के आधार पे ये मेरा आज का और एक दो डेमो लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पूरा आपको अपने यूट्यूब चैनल, है ना, और ऐप पे तो रहेगा ही, यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना? तो उसी के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है मेरा इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, है ना? इसका पीडीएफ जो भी मैंने आज आपको ये जो पढ़ाना है, ये पीडीएफ आपको मैम प्रोवाइड कर देंगी, है ना? तो उसी के साथ साथ हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो बेटा मैंने जो देखा, आपके पास जनरली फंडामेंटल्स में पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा उसको सीख लो। तो जनरली आपको, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि चार्ज एट रेस्टिंग पोजीशन, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। स्थिर चार्ज के कारण जो फील्ड डेवलप हो रहा है, जो एनर्जी डेवलप हो रही है, दैट इज स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक ना बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो पार्ट होता है आपका, वो होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटोस्टैटिक्स। थर्ड ये इसमें क्या होगा बेटा? मूविंग चार्ज के कारण। देखो यहां लिख लो, यहां आप लिख लीजिए, ये किसके कारण होगा? ये आपका होगा स्थिर चार्ज के कारण। स्थिर चार्ज के कारण। ठीक ना? और ये किसके कारण होगा? मूविंग चार्ज के कारण। मूविंग चार्ज, या मूविंग चार्ज को ही तो आप करंट बोलते हो ना? करंट के कारण। करंट के कारण। ठीक ना? अब तीसरा आएगा इसमें बेटा, तीसरा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, है ना? ये इसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो। इंडक्टिव, ठीक, इफेक्ट।
इसी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं, मैग्नेटोडायनामिक्स भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? मैग्नेटोडायनामिक्स। मैग्नेटोडायनामिक्स। देखिए, मैग्नेटोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें एक एक अर्था के समझे रहना बेटा। मैग्नेटोडायनामिक्स मतलब हम लोग ये करेंगे कि जो इंडक्शन है ना, वो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन है ना, तो उसको हमको लोग कह देते हैं मैग्नेटोडायनामिक्स। जैसे फैराडेज लॉ आप लोग पढ़ोगे, लेंज का नियम पढ़ोगे, है ना, चार्जिंग मतलब किसी फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। एसी इफेक्ट भी, एसी वो मैग्नेटोडायनामिक्स में आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम का फंक्शन है ना। तो नेक्स्ट आप इसमें पढ़िएगा चौथी चीज, एसी, एसी फंडामेंटल, है ना, एसी। एसी फंडामेंटल्स। और इसी में आप नेक्स्ट पाएंगे रेजोनेंस कंडीशन एक होती है बेटा, रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस भी इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स में मैं आपको बता दूंगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद यहीं पर कुछ थ्योरम्स है बेटा, तो इसी जगह पे मैं कहीं डिस्कस कर लूंगा, वो मेरा डीसी एनालिसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में आपका पूरा केवीएल, केसीएल और उसके साथ साथ कुछ नेटवर्क थ्योरम्स हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि TG2 और असिस्टेंट लोको पायलट में भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ थ्योरम्स हम लोग उसका बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि आपका सुपर पोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एटलीस्ट इतना थ्योरम्स तो आपको आना चाहिए, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विभिन्न एग्जाम के साथ साथ असिस्टेंट लोको पायलट की भी तैयारी करवा रहेंगे, तो असिस्टेंट लोको पायलट में बेटा थ्योरम्स पूछ लेता है, मैंने देखा है ना। तो कुछ छोड़ना नहीं है, मेरा ये कंबाइंड पैकेज है। ये इतना सब चीज़ें अगर आप मिला लोगे तो आपका इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स का सिलेबस आई थिंक 99% तैयार हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमको मटेरियल प्रॉपर्टी देखना है, रजिस्टेंस का मेजरमेंट मेथड कैसे होता है, थोड़ा वो देख लेंगे डीसी एनालिसिस में। और रजिस्टेंस किस पदार्थ का बना होता है, ये सब हमारा डीसी में चला जाएगा। उसी तरह कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब किस पदार्थ के बने होते हैं, ये सब हम अपने फंडामेंटल्स के सिलेबस में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने बच्चों के अंदर ये देखी बेटा, अब आ जाए पॉइंट पे, है ना, इतना तो हमको पढ़ना है फंडामेंटल्स में, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक सर्किट में बच्चे डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। या मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रिकल जब पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है, और वही चीज़ें जब मूविंग चार्ज के लिए यानी मैग्नेटिक फील्ड में मैं डिस्कस करता हूँ, कितने लोग देखा बेटा कि इंडक्शन का मतलब ही नहीं पता है कि इंडक्शन क्या होता है। तो ये हमारी मूलभूत गलतियां हैं, इन गलतियों को हमें सुधारना है। तो आज जो बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर वगैरह में थोड़ा सा ये सब पढ़ भी चुके होंगे, सबसे पहले मैं इनका भेद ही आपको बता देता हूं एट द बिगनिंग, और उसके बाद इन सारे टर्म्स को मैं एक साथ लेते हुए आगे बढ़ता चला जाऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो मेन मलाई है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, दूध की जो मलाई है, वो मलाई पहले अपने पास रख लो बेटा, उस मलाई को चख लो, है ना। जब वो मलाई चख लोगे तब आपको ये अंदाजा होने लगेगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है ना। और जो कि मैं चाहता तो पहले आपको चार्ज से शुरू करता, चार्ज बताने लगता बेटा, चार्ज बताते बताते फिर करंट पे दौड़ता, फील्ड पे दौड़ता, वोल्टेज पे दौड़ता, है ना। फिर ये सारे टर्म्स खत्म करके केवीएल, केसीएल सर्किट थोड़ा सा बता के फिर मैग्नेटिज्म बढ़ता, फिर उसको पूरा बता देता। क्योंकि आपका इतना लेवल पता है, आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ कि स्थिर चार्ज क्या है और मूविंग चार्ज क्या होता है, इतना तो आप लोग जानते हो। चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो मैंने ये देखा कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ा भेद क्या होता है, वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले इनके एनालॉजी और डिफरेंसेस को डिस्कस करते हुए एक एक पैटर्न को साथ लेके चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना बेटा। तो और आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि बेटा चूंकि आप लोग मुझसे लाइव जुड़े हो, तो अपने डाउट्स को, है ना, डाउट्स सारे क्लियर होने चाहिए, एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए।
क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, मैं आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता। इतना तो खैर मैं जान रहा हूँ कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पर होती है ना। अगर इतना मुझे ना पता चले तो मैं टीचिंग छोड़ दूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो सकता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं और आपको समझ में ना आवे, तो प्लीज़ कमेंट कर देना बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि आज ही वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। और मान लीजिए कि अगर दिक्कत होती भी है तो मेरा वीडियो लेक्चर्स है, आप उसको बार बार देखिएगा। और ये सब संवेदनाएं नहीं होनी चाहिए, बहुत जल्दी आपका सब टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस, अब मैं रिवर्स आता हूँ, डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए कुछ क्वांटिटीज हैं। मैंने लिया है टॉपिक एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और इसी पे मैं डिस्कस करता हूं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना, मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना। उसके बाद ये सारे टर्म्स मैं एक एक टर्म्स लेके चलूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक सर्किट, कुछ बच्चों ने मुझसे यूट्यूब में भी कहा था कि सर वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट है उसमें क्या क्या विभेद हैं, क्या क्या समानताएं हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए। तो आज उनका लाभ होने वाला है। लाभ ये होने वाला है बेटा कि ये जो मेरा लेक्चर है ये YouTube के मेरे फिट ITI का जो चैनल है इसमें भी चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो YouTube पे आ जाएगा। और मेरे ऐप पर जो मेरा सेशन है, आज से जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा सेशन बच्चों को उपलब्ध होगा ही, है ना। तो देखो बेटा इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। देखो अगर आप इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिख लीजिएगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना बेटा। तो इनके कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं। जैसे आप ये सर्किट अपने दिमाग में बैठाओ, डीसी सर्किट, इतना तो बना लोगे ना। डीसी में एक सोर्स होगा, एक, मैं जीरो से मान के चलता हूं बेटा कि आपको कुछ नहीं आता है ना, मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं बेटा। तो देखो एक वोल्टेज सोर्स होगा, ये इसका एक रजिस्टिव एलिमेंट लगा दिया। अब इस वोल्टेज सोर्स के कारण एक इसमें करंट बहेगा, करंट बहने से ये रजिस्टेंस इस करंट के मार्ग का अवरोध करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये सर्किट अपने दिमाग में बैठाओ, इसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट भी होगा, है ना। तो देखो बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम करंट का होता है वही काम मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का होता है। ये सिंबल अपने बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। आगे तो मैं थ्योरी में डिस्कस करूंगा ही, लेकिन ये सिंबल बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आई है तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? फाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आई है तो मैग्नेटिक फील्ड में फाई होगा। और एक सेंटेंस मेरा याद रखो, आई कॉजेस फाई। क्या कह रहा हूं मैं? आई कॉजेस फाई। लिखा नहीं है, बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लो इस चीज को, आई कॉजेस फाई। और इसी को फैराडे का पहला नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फैराडे का पहला नियम कहते हैं, आई कॉजेस फाई। यानी कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में आप आई करंट दोगे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। फ्लक्स कहाँ बनेगा? धारा के बहने की दिशा के लंबवत आपका फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। इसी को कहते हैं आई कॉजेस फाई। तो जो चीज यहाँ पर आई है वही चीज यहाँ पर फाई बन जाएगा इसके इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे एनर्जी का स्रोत क्या है बेटा? एनर्जी का स्रोत क्या है? ध्यान रखना बेटा, करंट से वोल्टेज नहीं बनता, वोल्टेज से करंट बहता है। बिल्कुल ध्यान रख लो इस चीज को। इस मैग्नेटिक सर्किट में जब तक आप कोई फोर्सिंग फंक्शन नहीं देंगे तब तक करंट फ्लो हो जाएगा। क्या? करंट फ्लो होने के लिए दो बात निर्धारित रख लो बेटा, कि एक तो उसका ऊर्जा स्रोत होना बहुत जरूरी है, एनर्जी सोर्स होना बहुत जरूरी है, और दूसरा क्लोज्ड पाथ होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो करंट फ्लो करेगा वो एनर्जी सोर्स की वजह से फ्लो करेगा। तो ये जो बैटरी है ना, ये जो वोल्टेज है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। तो वोल्टेज जो काम यहां करेगा वही काम यहां पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स करता है। मैग्नेटिक सर्किट में वही काम क्या करेगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स करेगा। और इसको हम लोग एम्पियर टर्न भी कहते हैं, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न भी कहते हैं। मींस मतलब मेरा ये है
कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बेटा, बहुत ध्यान समझना, मैं शॉर्ट में सब लेके चल रहा हूं। फेरो, ये सब मैं डिटेल डिस्कस भी करूंगा जब इसका टॉपिक आएगा। अभी आप इसका डिफरेंसेस समझो, डिफरेंसेस समझो। मैं एक में ही सब कुछ मान दे रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको एक डीसी सप्लाई दे दिया, यहां एक की लगाया, यहां पे एक रियोस्टेट लगा दिया बेटा। रियोस्टेट क्या काम करेगा, रियोस्टेट धारा को नियंत्रित करता है ना। तो इस करंट को मैं नियंत्रित कर लूंगा बाय यूजिंग दिस रियोस्टेट। मान लीजिए कि अभी इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इस बैटरी के द्वारा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट बेटा मान लो कि कुछ इस तरह से बह रही है, इस तरह से बह रही है, तो करंट का सर्कुलेशन ये है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। एक जस्ट कंपैरिजन है बेटा, मैं फंडामेंटल्स को दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समाहित कर दिया हूँ आज के लेक्चर में। ये एक एक पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। एनालॉजी और डिफरेंसेस बिल्कुल अच्छे से समझ लो, है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। याद रखना बेटा कि अगर आप इस सोलेनॉइड को, जो वाइंडिंग आपने किया है, अगर डीसी सप्लाई दोगे तो ये नॉर्थ साउथ कभी बदलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर डीसी करंट दोगे तो डीसी फ्लक्स बनेगा, एसी करंट दोगे तो एसी करंट बहे, एसी फ्लक्स बनेगा। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, ये बेस है, ये बेस है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप डीसी करंट दोगे, करंट के एक्साइटेशन से फ्लक्स बनता है बेटा, करंट के एक्साइटेशन से फ्लक्स बनता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, फील्ड बोलते हैं। और यही मेरा इंडक्शन प्रिंसिपल है, इसी को मैं इंडक्शन प्रिंसिपल बोलता हूं। बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डीसी करंट दोगे तो कोर में डीसी फ्लक्स बनेगा, यानी नॉर्थ और साउथ एक बार अगर बन गया कोर में तो वो पोजीशन बदलने वाली नहीं है। डीसी फ्लक्स का मतलब बेटा ये होता है। एसी फ्लक्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप सप्लाई, अगर आप करंट एसी टाइप का दोगे तो एसी करंट इंटरचेंजेबल है ना, हर हाफ साइकिल के बाद वो चेंज करेगा। तो जो उससे फ्लक्स क्रिएट होगा बेटा वो भी चेंजेबल होगा, वो भी बदलेगा। यानी अगर एसी दोगे तो नॉर्थ और साउथ हर हाफ साइकिल के बाद वो बदलते रहेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं एमएमएफ। इसमें जो फोर्सिंग फंक्शन आया वो इस करंट और इसके नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, तो मैग्नेटिक सर्किट में टोटल एमएमएफ क्या आ गया, NI, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। यही इसका फोर्सिंग फंक्शन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्सिंग फंक्शन आपका वोल्टेज कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्सिंग फंक्शन होगा वो एमएमएफ होगा। जब तक एमएमएफ नहीं होगा फ्लक्स नहीं बनेगा बेटा। इन शॉर्ट, अब आप यहां पे ये समझ लीजिए कि आप खड़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप खड़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या दिया, आपने वोल्टेज दिया भाई, आपने वोल्टेज सप्लाई दे दिया। अब वोल्टेज सप्लाई से आपको क्या मिला, आपको करंट मिल गया, चाहे एसी करंट मिल गया चाहे डीसी करंट मिल गया। बस अब इतना ध्यान रखो कि अगर डीसी करंट मिलेगा तो डीसी फ्लक्स बनेगा, एसी करंट मिलेगा तो एसी फ्लक्स बनेगा। क्लियर। तो अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़े हो, आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज से करंट बन गया। अब मैंने आपसे कहा कि उस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर गया तो आई कॉजेस फाई, लेकिन तब होगा क्या बेटा, इस करंट से मान लो कि आपने यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कॉइलिंग करा दिया है और इसमें करंट आई फ्लो कर गया है बेटा, तो इसमें सबसे पहले क्या डेवलप होगा, इसका एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके एम्पियर टन के बराबर, और वो वैल्यू कितना होगा बेटा, NI, एम्पियर टन, है ना। तो V से I बना, I से MMF बना, और MMF से क्या बन गया बेटा, फ्लक्स बन गया। MMF से क्या बन गया, फ्लक्स बन गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से मैग्नेटिक सर्किट बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट से मैग्नेटिक सर्किट में जाने के लिए ये प्रोसेस होगा, V से I, I से MMF, MMF से फ्लक्स। अब वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसका कंपैरिजन कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वोल्टेज है ना वही किसके इक्विवेलेंट है, MMF, क्योंकि यहां का फोर्सिंग फंक्शन V, यहां का फोर्सिंग फंक्शन AT। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में जो, या इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है बेटा, मैग्नेटिक सर्किट के फ्लक्स के इक्विवेलेंट है।
आई थिंक अब आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस चीज को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस होगा ना। अब रेजिस्टेंस क्या काम करता है आप जानते होगे, कम्पिटिटिव माहौल में जी रहे हो बेटा, है ना। तो रेजिस्टेंस हमेशा करंट का अपोज करता है। यहां पे मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चे कह देते हैं कि जो इंडक्टेंस होता है वो भी करंट का अपोज करता है। जी नहीं, अगर वो भी करंट का अपोज कर दे तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में अंतर ही क्या रह गया। हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखना कि मैग्नेटिक सर्किट का जो इंडक्टेंस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है। करंट चेंज का विरोध नहीं करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का विरोध करेगा, ठीक ना। और रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो भी करंट उसमें फ्लो कर रही है वो उसका विरोध करेगा, मतलब उसको जाने नहीं देना चाहता। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम यहाँ रेजिस्टेंस करता है, मैग्नेटिक सर्किट में उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, रिलक्टेंस। ये शब्द याद रखो, है ना, इसको क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस बोलेंगे बेटा, रिलक्टेंस। क्लियर। जो चीज यहां पे रेजिस्टेंस होगा वही चीज यहां पे रिलक्टेंस होगा। और जरा इस सिंबल को देखो, थोड़ा सा गलत बना है। जनरली रिलक्टेंस को किससे डिनोट किया जाएगा, देखो यहां पे एक डंडा है ना, यहां दो डंडा बना दो, दो डंडा बना के ऐसे आर लिख दो। तो दो डंडे में जो आर लिखा जाता है उसी को रिलक्टेंस पढ़ा जाता है। इन जनरल बुक्स में आप क्या पाते हो, इसी रिलक्टेंस को वो लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल एस। तो जहां पे कहीं इन जनरल आप देखिए कि दो डंडे से आर लिखा हो या एस लिखा हो तो उसको आप रिलक्टेंस समझिएगा, उसको आप क्या समझिएगा, रिलक्टेंस समझिएगा। और एक विशेष बात बेटा, विशेष बात क्या है कि आप जानते हो ना, अब जितने भी फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हो वो सारे फार्मूला यहां मैग्नेटिक फील्ड में आप लगा सकते हैं। आगे तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप अपने मन से सोच लो कौन सा फार्मूला होता है। यहां पे आप कहते हो I बराबर V बाई आर, करेंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बताओ मैग्नेटिक सर्किट में अगर इसी चीज को कहना होता किसी मैग्नेटिक सर्किट में, तो I की जगह पे क्या लिख देते, I लिख देते ना, V की जगह पे क्या लिख देते, MMF लिख देते ना, R की जगह पे क्या लिख दोगे, रिलक्टेंस लिख दोगे। आर की जगह पे क्या लिख दोगे बेटा, रिलक्टेंस लिख दोगे। तो मैग्नेटिक सर्किट में यही फार्मूला क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू MM मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एम्पियर टर्न अपॉन रिलक्टेंस। तो इस एनालॉजी से आपको क्या मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जितना फार्मूला जानते हो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने फार्मूला बनते हैं उसके इक्विवेलेंट फार्मूला आपको कहां मिल जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो इस एनालॉजी से चलना है, इसीलिए मैंने इसको चैप्टर 1 दिया है। इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन कराते कराते बेटा मुझे आइडिया हो गया कि आप लोगों का बेस में ये जो समानताएं असमानता, एक लड़का तो कह रहा था कि फ्लक्स बहता है, और वो मुझसे डिस्कस भी करने लगा, अरे सर और मास्टर लोग तो कहते हैं कि फ्लक्स बहता है, आप कह रहे हैं फ्लक्स क्रिएट होता है। हमने उसको बताया भाई कि हम तुमको गलत नॉलेज नहीं दे सकते हैं, पहले अपने बेस को मजबूत कीजिए। करंट बहता है, और करंट तभी बहेगा जब सर्किट क्लोज्ड होगा, उसका एक एनर्जी सोर्स होगा, तभी करंट बहेगा ना। लेकिन फ्लक्स के लिए आप देखो ना, एक तार को आप ब्रेक कर दो, एक तार को आप ब्रेक कर दो, करंट बहेगा क्या, बिल्कुल नहीं बहेगा। लेकिन कोर में, अच्छा कितने लोग तो ये हुए हैं बेटा, मैंने ये भी देखा है, उनको यही नहीं पता कि फ्लक्स बनता कहाँ है। कोई कह देता वाइंडिंग में बनता है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे बेटा। तो ये सब क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, हमारा बेस मजबूत नहीं है, और हम बड़ी बड़ी मशीनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं लेकिन अपना बेस नहीं बना पाते। कैसे होगा सॉल्व बेटा, कैसे होगा सॉल्व। इसलिए अपने बेस को पकड़ो, हर एक चीज का क्लेरिफिकेशन रखो। कोर में फ्लक्स क्रिएट होगा, कभी वाइंडिंग में फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा, कोर में फ्लक्स क्रिएट होगा। और वो भी कौन से कोर में, फेरोमैग्नेटिक कोर में, फेरोमैग्नेटिक कोर में फ्लक्स क्रिएट होगा, डाईमैग्नेटिक ना कह देना। इसीलिए हम लोग जो मटेरियल लेते हैं वो फेरोमैग्नेटिक टाइप का मटेरियल लेते हैं। कोर में फ्लक्स क्रिएट होता है, फ्लक्स बहता नहीं है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना बेटा, है ना। ये एक मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा।
अच्छा ठीक, अब जरा ये सिंबल पे जाओ। आज मैं, मेरा मतलब ये अंदाजा नहीं है कि मैं इन सब टर्म्स को आपको एक एक करके डिफाइंड करूं। डिफाइंड तो हो ही जाएगा, पहले ये सिंबल समझो बेटा, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता जाऊंगा जल्दी जल्दी। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों ने ई देखा होगा ना, ई को क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं। अब मैंने उसका नेम नहीं लिखा है, लेकिन मेरे वर्डिंग को पकड़ो बेटा, और ना समझ में आए तो बार बार मेरा ये वीडियो लेक्चर देखना। ई को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो वही चीज यहां पर क्या बन जाता है, सॉरी मैंने इसको मैग्नेटिक बोल दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एच को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सब कॉमन वर्ड, ये सिंबल बेटा अगर आप समझ गए ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एच को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ना, यहीं खड़े खड़े मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो, आप कहते हो ना कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, एकांक पोल पर लगने वाला एमएमएफ। सीधे से बोलो, अगर गलत हो जाए तो मुझसे कहना, एकांक आवेश पर। अब आप लेकिन ये जानते हो, अभी मैं डिफरेंस पे बताऊंगा कि जो पोल्स होते हैं ना, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, वो एकांक तो नहीं होते, यूनिपोल नहीं होते। ये मैं अपने लेक्चर में बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कई वीडियोस में। आई थिंक इतना आपको, मेरे स्टूडेंट हो तो इतना आपको समझ में आया होगा, बाकी तो मैं आगे क्रम से लेके चलूंगा ही। ध्यान रहे कि जो मैग्नेटिक पोल्स होता है कभी यूनिपोल नहीं होता। अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमको डेफिनेशन बनाना है, एकांक पोल ले लेते हैं। मान लो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में कितना एमएमएफ क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स लग रहा है, वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और जनरली जो इसका जो आप यूनिट लेते हो, एम्पियर टर्न्स पर मीटर लेते हो ना बेटा, तो हम डिफाइन, क्योंकि करंट क्या है, करंट जो है कोई पॉइंट चार्ज तो नहीं है, पॉइंट पे तो नहीं रहेगा, करंट किसी सरफेस पे बहेगा ना, तो पर यूनिट लेंथ कितना एमएमएफ क्रिएट हो रहा है, वही उसका क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई और एच दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हुए ना, एनालॉगस का मतलब समानता, इनके बीच में एनालॉजी है ना। तो जो काम, ध्यान रखना बेटा, जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, वही काम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में करेगा। क्लियर, वही काम मैग्नेटिक फील्ड में करेगा। अब ई से जितने भी फार्मूले आप जानते हो, वो सारे फार्मूला यहां एच पे लग जाएंगे। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू बोलते हो ना, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एम एफ बाई एल, और एम एम एफ इज इक्वल टू एन आई, तभी तो आप एच को कहते हो एन आई बाई एल, और कहते हो कि भाई एम्पियर सर्कुटल लॉ लगता है, यहाँ पे एम्पियर सर्कुटल लॉ लगता है। तो ई किससे रिलेट हो गया बेटा, एच से। उसी तरह बी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, है ना, यहां पे होना चाहिए डी, और यहां मैग्नेटिक फील्ड यहां है ना, यहां पे होना चाहिए बी। यानी कि अब इसको क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डी को क्या कहते हो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, आप कहते हो एकांक डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो पाई इज इक्वल टू बी ए होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, ये तो आप जानते हो, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, और बी है आपका, बी क्या है, यानी एकांक क्षेत्रफल में कितनी विद्युत, एकांक क्षेत्रफल में
कितना विद्युत आप क्रिएट कर रहे हो, दैट इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स को समझ लो पहले एक बार, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक कोई क्लोज्ड वेसल है और इसमें कुछ चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज का बीजगणितीय योग QI के बराबर आ रहा है। तो इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा ना, जिसमें कई पोल्स रखे होंगे, उसका सम MMF या एम्पियर टर्न्स के बराबर आ रहा होगा, है ना। तो इस क्लोज्ड वेसल से जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही तो चार्ज लीव करेगा ना बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को फ्लक्स लिंकेज बोला जाता है। अगर ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज, और यही काम अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इसको आप दिखाते हो लेमडा से। लेमडा बराबर होता है N इंटू फाई। लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू फाई। और करंट के फॉर्म में मान लीजिए कि इस पूरे क्लोज सरफेस में I करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के फॉर्म में आप इसी को लिखते हो बेटा L इंटू आई, जहां की L क्या है, इस क्लोज्ड सरफेस का स्वप्रेरण गुणांक, या स्वप्रेरण भी आप इसको कह सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोला जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बेटा ये होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का आपका क्या होगा, यही होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज जिसको कि आप साई से रिप्रेजेंट कर देते हो, आप देखो अगर इस क्लोज वेसल में QI बीजगणितीय योग मतलब नेट चार्ज अगर QI है, तो इसका मतलब यह है कि इस क्लोज सरफेस में QI चार्ज आपका सन्निहित है। तो इस क्लोज सरफेस से उतना ही चार्ज निकलेगा ना जितना इसमें चार्ज है, उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज। उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज कुछ नहीं होता है, इसके अंदर जो नेट चार्ज है उसी के बराबर होगा बेटा, यानी कि ये QI के बराबर ही होगा, QI के बराबर ही होगा। बात समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज। और ये किसके बराबर होगा, साई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5/a ना, डी बाई ए, यानी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, AQ। डी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, AQ हो गया। तो ये एनालॉजी है। जो काम यहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर चार्ज के कारण कर रहे हो, वही काम यहां पे आप मूविंग चार्ज के कारण कर रहे हो। और ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन। इसी को आप क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन of electric field and magnetic field। ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे बाउंड्री कंडीशन होगी वो स्थिर चार्ज के कारण होगा, वही चीज मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के कारण होगा। यहाँ पे नेट MMF होगा, यहाँ पे नेट चार्ज होगा, जिससे कि इसका फ्लक्स लिंकेज समझ में आया। फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे मेन पर्पज है बेटा आपको समझाने का। फ्लक्स लिंकेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज भी होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज का मतलब हुआ कि एक क्लोज्ड सरफेस से नेट चार्ज कितना आउटफ्लो होगा, तो वो उतना ही आउटफ्लो होगा जितना इनफ्लो उसमें हुआ है, यानी जितना चार्ज अंदर गया है उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा ना। इसी को कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। पहचानो इस चीज को। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज होगा वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने दिमाग में रखना, दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स से भी आप डिफाइन करते हो, इन टर्म्स ऑफ करंट से भी आप डिफाइन कर सकते हो, वही उसका फ्लक्स लिंकेज होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यही फैराडे का दूसरा नियम है जो आप हर जगह पे इस्तेमाल करते हो। यानी कि अगर ये प्रोसेस हो रहा है, नेट फ्लक्स आ रहा है, नेट करंट आ रहा है,
तो इसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ही उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। आप जानते हो ना फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कंडक्टर और फील्ड के बीच में सापेक्ष गति होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो उसमें एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा बेटा। वही किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। आप यहां करके देख लो, डी लेमडा बाई डी टी करोगे, डी लेमडा बाई डी टी करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डी फाई का आपको करना पड़ेगा ना, तो डी फाई बाई डी टी, और यही तो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। आपको फार्मूला से अगर पता चल जाए तो फैराडे का यही तो नियम होता है कि डी लेमडा बाई डी टी किसके बराबर है? एन डी फाई बाई डी टी के। या इधर आप कर दो, यही हो जाता है एल डी आई बाई डी टी के, है ना। तो वो कहां से आता है? अगर आपसे कोई पूछे, बेस को पकड़ो बेटा, आपको बेस को पकड़ो कि अगर किसी कंडक्टर और फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रही है, तो उसमें इंड्यूस वोल्टेज कितना होगा? बेस क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, है ना। एकदम शुरू से पकड़ो, वे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज वही किसके बराबर हो जाएगा? एन डी फाई बाई डी टी के या एल डी आई बाई डी टी के। डी आई बाई डी टी या डी फाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन, या डी आई बाई डी टी को मैं क्या कह रहा हूं? समय के साथ धारा में परिवर्तन। अगर ऐसा हो रहा है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा, डी लेमडा बाई डी टी। कुछ लोग इसको साई भी लिख देते हैं, लेकिन मैं साई जो है इलेक्ट्रिक, साई से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाता हूं, है ना। मेरे हथियारों को पकड़ो बेटा अच्छे से, है ना, ये बहुत काम आने वाले हैं। जब आप युद्ध करने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपकी जेब में पिस्तौल है कि तलवार है, क्या युद्ध लड़ोगे यार, है ना। सबसे पहले अपने हथियारों को पहचानो, है ना। ये हथियार मैं आपको दे रहा हूं, इसी मैनिपुलेशन से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। साई कहीं भी लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करूंगा, और लेमडा किसको रिप्रेजेंट करूंगा? मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। कहानी दोनों की सेम है, आपने देख लिया, एक में चार्ज है तो एक में करंट है, मतलब दोनों का सेम है ना। एक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है तो दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। क्लियर बेटा? तीसरे टर्म्स को पकड़ते हैं हम लोग। तीसरे टर्म्स को तो बेटा आपने यहां पढ़ा होगा, कूलॉम्स के नियम में भी पढ़ा होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग सही से लिख लीजिए। इस वर्ड को बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं बेटा? ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन 0 है, ये एप्सिलॉन r है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा? सापेक्ष विद्युतशीलता। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r करेगा ना, वही चीज यहां क्या बन जाता है? म्यू 0 म्यू r बन जाता है। और ये सबसे बड़ा खेल है बेटा, इसको पहचानो, ये सबसे बड़ा खेल है। इसको ई से थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, आप एज इट इज PDF ले लीजिएगा, है ना बेटा, जिससे कि टर्म सही हो जाए। E0 ER जो लिखा है, इसको आप लोग एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r कर देना। ये माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता, इसको क्या बोलेंगे? माध्यम की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता और सापेक्ष चुंबकशीलता। बेटा यहाँ पे एक मेजर टर्म्स, अगर आप लोगों ने बुक्स पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहले ये सिंबल आप लोग अच्छे से समझ लो, बहुत जरूरी है, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये सिंबल्स आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये चीज वेरिएबल है बेटा, ये चीज वेरिएबल है, यानी कि चुंबक में जो म्यू r होता है वो चेंजेबल है, बार बार बदल सकता है, लेकिन एप्सिलॉन r फिक्स रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप जानते हो ना कि विद्युत क्षेत्र में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर समान है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो उसका जो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो नहीं बदलता है। ये बात क्लियर है ना? R = V/I, ओम्स का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल, देन करंट
flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied on it। बात समझ रहे हैं आप? तो करंट अगर नहीं, टेम्परेचर अगर नहीं बदल रहा है तो एप्सिलॉन नहीं चेंज होगा, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। लेकिन यहां पे जो म्यू आर है, आप जानते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की 3 स्टेजेस होती हैं बेटा, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं बेटा? एक तो उसका इनिशियल जोन होता है ना, फिर उसका लीनियर जोन चलता है, फिर नी पॉइंट आता है, नी पॉइंट से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो सैचुरेट कर जाता है। तो 3 स्टेजेस होती हैं, 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उन 3 डिफरेंट स्टेजेस में म्यू आर की वैल्यू क्या सेम रहेगी क्या? वो तो बदलेगी ना। ये मेजर ड्रॉबैक है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो आप ध्यान रखिए, अभी एक मेजर ड्रॉबैक आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, आगे लिखा होगा कि करंट बहता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। करंट वाइंडिंग में बहता है, फ्लक्स कोर में उत्पन्न होता है। और दूसरा डिफरेंस आप लोग यहाँ देख रहे हो कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मटेरियल आपने रजिस्टर लिया है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन म्यू आर वेरिएबल क्वांटिटी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड का कभी कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, एयर कोड ले लोगे, एयर कोड मटेरियल के लिए म्यू आपका कांस्टेंट होगा, उसी को आप लोग म्यू 0 से रिप्रेजेंट करते हो। उसी से आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? म्यू 0 से रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि इसी को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे ध्यान रखना बेटा कि जो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन 0 को आप कहते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब आपको यहाँ पे इसकी यूनिट भी तो लिखना होगा, है ना। तो यूनिट जब भी एप्सिलॉन की बात आवे आप इसको कह देना फैरेड पर मीटर। क्या कहोगे बेटा? फैरेड पर मीटर। और जो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यूनिट क्या लिखोगे? हेनरी पर मीटर। अब हेनरी जहां पे आएगा वो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड में होगा, फैरेड यहां पे आएगा समझ लो उसकी एनर्जी स्टोरिंग किस में हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है। इज इट क्लियर और नॉट? है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों हम फैरेड पर मीटर, हेनरी पर मीटर लिख रहे हैं बेटा? ये दोनों कॉमन वर्ड हैं। फैरेड का मतलब है एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फैरेड किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस की। हेनरी किसकी यूनिट होती है? इंडक्शन की। तो कैपेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल की वो कैपेबिलिटी जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाए, दैट कैपेबिलिटी इज कॉल्ड एप्सिलॉन। विद्युतशीलता, बड़े बड़े लोग विद्युतशीलता को डिफाइन नहीं कर पाते हैं बेटा, बहुत ध्यान समझना। विद्युतशीलता का मतलब यही होता है कि एबिलिटी टू ए चार्ज टू रिप्रेजेंट देयर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय देयर परमिटिविटी। और परमिबिलिटी क्या हुआ? परमिबिलिटी भी तो होगा। तो परमिबिलिटी क्या हुआ कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में, कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है भाई? वोल्टेज फॉर्म में। और इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? करंट के फॉर्म में। बात समझ रहे हैं? तो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर some magnetic energy in the form of current is defined by their mu या permeability। तो अब आप इस सब चीज का मतलब समझ रहे हो ना कि परमिटिविटी क्या हुआ और परमिएबिलिटी। कई लोग सोचते होंगे, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि यार ये एप्सिलॉन और म्यू कहाँ से आ गया, क्या जरूरत थी इसको लाने की? अभी समझ में आया क्या जरूरत थी इसको आने की? अरे बेटा वही तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, एप्सिलॉन ही तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है। और म्यू क्या है? म्यू ही पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू बना ही इसीलिए है कि वो डिफाइन करे कि उसकी कैपेबिलिटी कितना है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की। और एप्सिलॉन किस लिए बना है? उसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। ये बताता है कि जैसे आप लोग कहते हो ना कि भाई काम पूरा हो गया, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? आप कहोगे या तो आधा हुआ या तो चौथाई हुआ, है ना, या तो कहोगे 2/3 भाग हो गया, है ना। लेकिन इससे कोई अंदाजा नहीं मिलता
इससे कोई अंदाजा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप यही कह दो कि 50% काम पूरा हो गया, है ना, 30% काम पूरा हो गया, 80% काम पूरा हो गया, तो सुनने वाला के दिमाग में तुरंत आएगा कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसने कितना वर्क कर दिया। तो जो चीज मैथमेटिक्स में आप परसेंटेज को डिफाइन करते हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है बेटा, म्यू हो जाता है। इसीलिए इसकी यूनिट हेनरी पर मीटर और एप्सिलॉन की यूनिट फैरेड पर मीटर हो जाती है। अपने दिमाग में बसा लो इन सब चीजों को। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ध्यान रखना कि जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r के बराबर होगा, और म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड में सेम इसी तरह क्या होगा बेटा, म्यू 0 म्यू r के बराबर होगा। ध्यान रहे कि एप्सिलॉन r और म्यू r का कोई मात्रक नहीं होता है। दे आर डिफाइंड बाई एप्सिलॉन 0। म्यू r किससे डिफाइंड होगा, म्यू बाई म्यू 0। तो म्यू को तो आप डिफाइन कर रहे हो हेनरी पर मीटर से, और एप्सिलॉन को आप डिफाइन कर रहे हो फैरेड पर मीटर से। तो ऊपर फैरेड पर मीटर दोनों कट नहीं जाएगा, है ना। तो एप्सिलॉन r और म्यू r, ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होता है, और ये डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है ना। उस मटेरियल के नेचर के हिसाब से एप्सिलॉन क्या बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर गई, और उसी मटेरियल उसी माध्यम के आधार पे म्यू आर क्या बताएगा कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी बन गई या कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। उस चुंबक की एक तरह से स्ट्रेंथ बता दी उसने। क्लियर ना बेटा, इनके बीच में ये रिलेशन हो गया। तो ये आप याद रखेंगे, आगे मैं इन सब चीजों को बताऊंगा भी। नेक्स्ट आता है बेटा जी। जी एक टर्म हुआ। अब जी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्रतिरोध का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है बेटा, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड बाय कंडक्टेंस, चालकत्व। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड बाय कंडक्टेंस, इसकी यूनिट ओम इनवर्स होती है। ये सारे टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी ये सिंबल्स आप पहचान लो। इसको कंडक्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम कंडक्टेंस कहेगा वही काम मैग्नेटिक फील्ड में कौन कराता है बेटा, परमियंस। याद रखना, यानी अगर जी जो है आर का उल्टा है तो परमियंस किसका उल्टा होना चाहिए, रिलक्टेंस का। परमियंस किसका उल्टा होना चाहिए, रिलक्टेंस का। और जनरली क्वेश्चन में पूछ लेता है परमियंस की यूनिट, तो रिलक्टेंस की जो यूनिट होगी उसका उल्टा कर दो तो वही तो आपका परमियंस का यूनिट हो जाएगा। अब रिलक्टेंस की यूनिट क्या होगी, रिलक्टेंस की यूनिट क्या होगी, रिलक्टेंस अब फटाक से आप कह सकते हो ना कि रिलक्टेंस बराबर एम्पियर टर्न पर एम्पियर टर्न्स पर वेबर हो जाएगा ना। रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन फाई। पाई की यूनिट होती है वेबर, जानते हो आप। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न्स। तो रिलक्टेंस की यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। बताओ मुझे परमियंस की यूनिट क्या हो जाएगी, परमियंस की यूनिट आपकी हो जाएगी वेबर पर एम्पियर टर्न्स। इस तरह से निकाला जाता है बेटा, इस तरह से खेला जाता है, इन सिंबल से इस तरह से प्ले किया जाता है, डरा नहीं जाता है बेटा। आपको देखो मैंने एक सार में ये सारी चीजें बता दी है ना। आप जिंदगी में कभी ये सब गलतियां मत करना बेटा, ठीक ना। आ जाओ, ये एल नहीं लिखा हुआ है, ये रो लिखा हुआ है। जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रो क्या होता है, रो आपका क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला जानते हो ना, आर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, रो इंटू एल बाई ए होता है। आर इज, नए पेज में मैं बता देता हूं आपको, आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसी तरह यहां पे अगर आपको रिलक्टेंस को डिफाइन करना होगा तो रिलक्टेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, रिलक्टेंस को आप डिफाइन करते हो एल अपॉन म्यू ए, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर, जहां म्यू आर उस मीडियम के परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। म्यू आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस मीडियम के परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एल अपॉन सिग्मा ए, नहीं लिख सकते। और ये आपका है आपका एल अपॉन म्यू ए। तो जरा देखो, अगर इन दोनों की एनालॉजी करना पड़े तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चीज म्यू है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, सिग्मा।
ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, इन सब चीजों को आप समझिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो परमीबिलिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होता है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस नहीं कंडक्टिविटी, ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंडक्टिविटी है मैग्नेटिक फील्ड में दरअसल वही म्यू होता है। मैग्नेटिक फील्ड में वही काम कौन कराएगा? माध्यम की चुंबकशीलता या रिलेटिव परमीबिलिटी, एब्सोल्यूट परमीबिलिटी, या इसको आप रिलेटिव परमीबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर होता है। क्लियर? तो जो काम यहाँ एल रो करता है वही काम यहाँ पे कौन करेगा? रिलक्टिविटी करेगा। प्रॉपर्टी सेम है बेटा। रजिस्टिविटी पदार्थ के मटेरियल पे निर्भर करता है, आप लोग जानते हो, है ना, और ये उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताता है, तो वो उसका स्पेसिफिक रिलक्टेंस बताएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स मैग्नेटिक सिस्टम, है ना। अब यहाँ पे 2-4 चीजें और ध्यान दे लो। मैं नया पेज ले लेता हूँ। जैसे कि आप कहते हो कि R इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, तो रिलक्टेंस को आप कह रहे हो बेटा एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? अंतर, ठीक ना बेटा। तो पहला अंतर तो आप ये जान लो, पहला अंतर क्या होता है बेटा? विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट बहता है, बहता है, इसके विपरीत, इसके विपरीत चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कोर में उत्पन्न होता है, बहता नहीं है, उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा अंतर क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक, कोई आपसे पूछे तो ये अंतर ही बताना। दूसरा अंतर जो सबसे मेजर अंतर है बेटा, क्या कहोगे आप? यदि इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट में उपस्थित रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस का मान एक निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर स्थिर होता है, स्थिर होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेजिस्टेंस है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा बेटा। जबकि
जबकि मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस, इसको प्रतिष्ठंभ भी बोलते हैं, हाँ, रिलक्टेंस या प्रतिष्ठंभ, रिलक्टेंस माध्यम की सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता दैट इज म्यू आर ना, म्यू आर पर क्या गया, म्यू आर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है तथा भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए इसका मान भिन्न होता है। और आप जानते हो कि इसी को आप बीएच कर्व से डिफाइन करते हैं, है ना। तो बीएच कर्व में जो पूरा लूप, कई साइकिल का लूप लेके जो आप एरिया डिफाइन करते हो, उसी को फेरोमैग्नेटिक का म्यू आर के लिए वक्र कह देते हैं। इसमें एक पॉइंट आप नोटेड रखना बेटा कि इन जनरल एक कर्व से अगर मैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन करने जा रहा हूं, एक कर्व से, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, है ना। तो आप इसका कर्व कैसे दिखाते हो? मान लो कि वर्जिन कोल ले रहा हूं मैं, कोई रेसिड्यूअल नहीं है, तो इसका जो कर्व होता है वो ऐसे जाता है बेटा। पहले तो मैं एक लाइन खींच दूं, आपको अभी से दिखा दूं इस चीज को, ये डैश डैश फॉर्म में होता है। तो बहुत ध्यान समझना, टूल्स ले लेते हैं, रूरल ले लेते, ठीक ना बेटा। तो मैं इसको 45 डिग्री पे ले जाऊं, ये ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये कुछ जो है इस तरह से जाएगा। समझिएगा चीजों को, ठीक ना। अब मैं इसको हटा देता हूं। लेकिन अगर मुझे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यही चीज दिखाना हो, और मान लेता हूं कि कोर मेरा वर्जिन है, कोर मेरा कैसा है बेटा, वर्जिन है, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे। और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा नी पॉइंट। क्या बोलते हैं? नी पॉइंट, नी पॉइंट। इसको बोलते हैं लीनियर जोन। ये वाली जो लाइन आई है इसको बोलते हैं लीनियर जोन। और नी पॉइंट से आप देख रहे हो कि बैंड हो जा रहा है ना, ये बैंड हो जा रहा है, तो इस बैंड जोन को आफ्टर नी पॉइंट बोला जाता है सैचुरेशन जोन। सैचुरेशन जोन, ठीक ना बेटा। यहां पे आप लिखते हो H और यहां पे आप लिख देते हो B। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक कोर ना होता बेटा, तो जो इसका ग्राफ है ना B और H के बीच का,
इसी को तो आप म्यू कहते हो। आप जानते हो ना कि B इज इक्वल टू होता है म्यू एच, B इज इक्वल टू होता है म्यू एच। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई एच। जैसे रेजिस्टेंस बराबर होता है B बाई आई, उसी तरह म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई एच, B बाई एच। तो B बाई एच का मतलब क्या हुआ, B बाई एच का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो ग्राफ बन रहा है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप दे रहा है आपको, तो ये उसका स्लोप ही तो होगा। जैसे आर क्या है, आर क्या है, बी और आई का अनुपात, मतलब ओम का नियम में जो बी आई कर्व खींचते हो तो बी आई कर्व का जो स्लोप है, जो लाइन मिलता है, उसकी जो प्रवणता है, जो कोण है, प्रवणता कहाँ से लेते हो मैं आपको बता दूं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है उससे जो इंक्लाइनेशन होता है वही इसकी प्रवणता होती है। ध्यान रहे बेटा कि एयर कोड का जो ग्राफ होगा ना वो ये स्ट्रेट लाइन होगा। एयर कोड का जो ग्राफ होगा, अगर ये कोड मेरा एयर कोड होता, अब एयर कोड क्या हुआ, एयर कोड क्या हुआ, एयर कोड मेरा वो कोर है जिसमें कोई कोर मटेरियल मैंने लिया ही नहीं है, केवल जो उसका कुंडली है वही कुंडली है, उस कुंडली ने किसी कोर को घेरा नहीं हुआ है बेटा, यानी कोई कोर नहीं लिया है। यानी कुंडली और कोर के बीच का जो मीडियम है वो क्या है बेटा, क्या है बोलो, एयर होगा ना। ये मैंने वाइंडिंग करा दिया है, कोई कोर नहीं लिया बेटा, तो इसी को बोलते हैं एयर कोर। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, उल्टा कर दिया, ये होगा ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन इसके अंदर कोई कोर नहीं है, तो एयर कोर का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो के आता है ना। तो ये एयर कोड का, इसको बोलते हैं एयर गैप लाइन। क्या बोलेंगे, मशीन में भी इसकी अभी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ध्यान रखो, एयर गैप लाइन और एयर कोड। तो आप देख रहे हैं एयर कोड मटेरियल का, एयर कोड मटेरियल का जो बीएच कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन देता है, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एयर कोड के लिए, एयर कोड के लिए और एयर कोड, एयर कोड मटेरियल B इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, म्यू नॉट एच। वेरी इंपॉर्टेंट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। और ये ओम के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं बेटा, इसका जो ग्राफ मिल रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ना, जो कि वर्जिन कोर के लिए ओरिजिन से पास होके जा रहा है, इसका मतलब ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच ओम के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, तो आप क्या कहेंगे, फॉलो ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओम्स लॉ। और इन जनरल किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर आप BH कर्व खींचिए बेटा, तो वो उसके 3 जोन आते हैं, लीनियर जोन, नी पॉइंट और सैचुरेशन जोन। ये ओम के नियम का फॉलो नहीं करता। यानी दूसरा फार्मूला आपको क्या मिल रहा है बेटा, दूसरा फार्मूला आपको मिल रहा है B इज इक्वल टू म्यू एच, B इज इक्वल टू म्यू एच, या इसी को आप कहते हो म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच, ठीक ना, म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच, म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच ना बेटा। ये क्या ये ओम के नियम का पालन करेगा, क्या ये ओम के नियम का पालन करेगा, देख लो यहां से बैंड हो जा रहा है, यहां से बैंड हो जा रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स, यानी यहां पे आप क्रॉस,
ये कभी सत्य, मतलब ये कब सत्य होगा, इस जोन के लिए सत्य होगा, इतना तो लीनियर है ना। तो B इज इक्वल टू म्यू एच, यहां पे तो होगा B इज इक्वल टू म्यू एच, लेकिन इसके बाद B डज नॉट इक्वल टू म्यू एच, बेटा ध्यान रखना। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, यानी कोर के बीच में मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा दिया और करंट इससे गुजार दिया। अब इसका जो BH कर्व होगा वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेजिस्टेंस होता है, इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तापमान के स्थिर रहने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो म्यू है, म्यू कभी भी एयर कोड के लिए ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपने लिया है तो वो ओम्स लॉ को लीनियर जोन में फॉलो करेगा, नॉन लीनियर जोन में फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि म्यू बदल रहा है, म्यू बार बार चेंज हो रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक ना। और तीसरा जो इसी से निकल के आता है बेटा कि डिपेंडेंसी ऑफ रिलक्टेंस एंड डिपेंडेंसी ऑफ म्यू ऑन द BH कर्व, है ना। तो जो तीसरा डिफरेंस निकल के आता है, देखो तीसरा डिफरेंस, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, समझिएगा चीजों को। देखो अगर दूसरा ले लो, नर कहाँ चला गया, ये बेटा समझिएगा। आप BH कर्व वैसे ही खींचते हो ना, इस तरह से BH कर्व, ठीक ना, इस तरह से जाता है। ये इसका लीनियर जोन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लीनियर जोन, अब तो आप समझ गए हो। ये इसका नी पॉइंट है, नी पॉइंट से ये बैंड हो जा रहा है, नी पॉइंट से ये बैंड हो जा रहा है, यानी यहाँ पे ये लीनियर है, समझो। यानी कि B और H का जो प्रपोर्शन है लीनियर जोन में सबसे ज्यादा है, लीनियर जोन में सबसे ज्यादा है बेटा। ये है लीनियर जोन, जहां पे ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, लीनियर जोन। लीनियर जोन में क्या हो रहा है, यहां पे आपका है म्यू इज इक्वल टू B/H, म्यू इज इक्वल टू B/H, और यहां पे B की वैल्यू लार्ज है ना, लार्ज B सैचुरेशन जोन में, लार्ज B यानी B का वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इस नी पॉइंट से, नी पॉइंट के नीचे देखो तो B की वैल्यू कम है। अब यहां पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूं कि कम B के लिए म्यू की वैल्यू लार्ज होगी कि ज्यादा होगी कि कम होगी? कम वैल्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कम वैल्यू के लिए यानी B की वैल्यू कम है, लोअर जोन में है, तो लोअर जोन में जो मीडियम की परमिएबिलिटी है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? अब आप लोग मुझसे लाइव जुड़े होते तो मैं इस चीज़ को आपसे सामने पूछता और बहुत अच्छा डिस्कस। कुछ लोग कह देंगे कि सर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो अच्छा ये बताओ कि लीनियर जोन में क्या होगी? लीनियर जोन में B की वैल्यू कम ही है ना सैचुरेशन जोन से, तो बताओ B की वैल्यू लीनियर जोन में क्या होगी? सैचुरेशन से तो B की वैल्यू कम है। तो कुछ लोग ये कह देते हैं बेटा कि B कम है तो म्यू भी कम हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर कम है तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, लीनियर जोन में, लीनियर जोन में
ये जो बी और एच का अनुपात है ना, ये ओम के नियम का पालन कर रहा है बेटा। तो जैसे जैसे बी कम होगा वैसे वैसे एच भी कम होगा। क्यों? क्योंकि म्यू को कांस्टेंट होना ही है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे आप लीनियर जोन में ओम का नियम क्या कहता है बेटा, जैसे ओम का नियम कैसे आप डिफाइन कर देते हो, ये बी है ये आई है, तो इन दोनों का अनुपात ही तो आर है ना, तो ये अनुपात तो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये अनुपात तो हमेशा कांस्टेंट होगा बेटा। मैं इस चीज पे रुक रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हैं। ये थोड़ा सा बच्चे यहां गलती कर देते हैं बेटा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा विचार रूप से समझाना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे आर को डिफाइन कर रहे हो तो V बढ़ेगा तो उसके सेम प्रोपोर्शनेट में I बढ़ेगा। लीनियर जोन, ओम का नियम, V घटेगा तो उसके सेम प्रोपोर्शनेट में I भी घटेगा। ये ना कह देना कि B की वैल्यू नी पॉइंट से कम है तो म्यू कम हो जाएगा, नहीं जी, ये लीनियर जोन में है। ये रीजन कौन सा है? लीनियर, यानी यहां पे ये ओम के नियम का पालन कर रहा है बेटा। अगर आपसे कोई कहे कि इस जोन में ओम का नियम का पालन हो रहा है, आप फटाक से कहो कि ओम के नियम का पालन हो रहा है वर्जिन कोर के लिए, इसका जब कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है। सैचुरेशन जोन में ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। यहां पे आप क्या कह रहे हो? बी डज नॉट इक्वल टू म्यू एच, लेकिन यहां पे आप कह रहे हो बी इज इक्वल टू म्यू एच, यानी जैसे जैसे बी घटेगा उसके सेम प्रोपोर्शनेट में एच घटेगा, और जैसे जैसे बी बढ़ेगा उसके सेम प्रोपोर्शनेट में एच भी बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो यदि बी की वैल्यू कम है, यानी लीनियर जोन में बी की वैल्यू कम है, तो म्यू की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है। म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस चीज को लिख लो बेटा, इस चीज को लिख लो। ये चीज यहां छूट गई है, मुझसे मिस हो गया होगा कहीं, लेकिन इसको आप कमिट रखिएगा कि लीनियर जोन में, लीनियर जोन में, लीनियर जोन में यदि, या आप इन शॉर्ट कहो अथवा अथवा बी के कम मान के लिए, कम मान के लिए, कम मान के लिए म्यू का मान ज्यादा होता है, म्यू का मान ज्यादा होता है, तथा तथा लार्ज बी के लिए, लार्ज बी के लिए म्यू का मान क्या होगा बेटा? म्यू का मान कम होगा। अक्सर एग्जाम में ये चीज पूछ लेता है बेटा और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कम बी के लिए म्यू की वैल्यू हाई, और ज्यादा बी के लिए म्यू का वैल्यू क्या हो जाता है? कम। अब बताओ रिलक्टेंस का क्या इफेक्ट होगा? कम बी के लिए म्यू की वैल्यू हाई तो रिलक्टेंस कम नहीं होगा। रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, इस चीज को मैं टैग कर लेता हूं, कभी भूलना नहीं, आज के बाद कभी मत भूलना, तब तो मेरा पढ़ाया सिद्ध हो गया। ठीक ना बेटा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो यहीं पे मैं पकड़ता हूं आपके लिए, मैं क्या कह रहा हूं? आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, सॉरी रिलक्टेंस ना, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू ए होता है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बोलो बेटा। लो रीजन ऑफ बी, यानी अब जहां बी की वैल्यू कम है, यानी लीनियर जोन में, लीनियर जोन में बी का मान कम है म्यू का मान ज्यादा है, तो रिलक्टेंस क्या होगा? रिलक्टेंस ज्यादा होगा। अर्थात अर्थात
रिलक्टेंस कम होगा ना, रिलक्टेंस कम होगा, अर्थात लीनियर जोन में, लीनियर जोन में रिलक्टेंस का मान कम तथा सैचुरेशन जोन में, सैचुरेशन जोन में रिलक्टेंस का मान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। यही कारण है कि हम ज्यादा से ज्यादा ए लार्ज बी पे किसी मशीन को, या डीसी मशीन या कोई भी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, उसको लार्ज बी पे हम लोग, आगे हम बताएंगे बेटा ये सब चीज, लेकिन उसके पहले ये सब बेसिक चीज अपने दिमाग में बैठाए रहो। क्या कहा मैंने? लीनियर जोन में बी का वैल्यू कम है, बी का वैल्यू कम है तो परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी लीनियर जोन में। कोई ये सब रिलेशन है बेटा, क्वेश्चंस आते हैं। कम बी के लिए म्यू ज्यादा यानी इस जोन में रिलक्टेंस क्या होगा? कम होगा। सैचुरेशन जोन में बी बहुत ज्यादा, म्यू कम, तो कम म्यू के लिए रिलक्टेंस ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा हम किसी ट्रांसफार्मर को, मैंने एक बार ऐसे एक बच्चे से पूछ लिया था बेटा कि ये बताओ भाई कि हम लोग हाई सैचुरेशन जोन में या बी की वैल्यू को ज्यादा लार्ज क्यों रखना चाहते हैं? बता ही नहीं पाया बच्चा। मेन रीजन ये है बेटा, लार्ज जोन में रिलक्टेंस, उसका जो मैग्नेटिक कोर है उसमें रिलक्टेंस कम से कम लगेगा ना, कम से कम लगेगा। बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात क्या हो गई बेटा कि लार्ज बी के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर हमारा कम हो जाएगा। पाई एम इज इक्वल टू बी एम इंटू ए होता है किसी ट्रांसफार्मर के लिए। बी एम ज्यादा, तो एरिया ऑफ कोर क्या हो जाएगा? कम। एरिया ऑफ कोर क्या हो जाएगा? कम। तो कम लागत आएगी, कोर की कम लागत आएगी, वाइंडिंग की कम लागत आएगी। ठीक ना? तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तीन मेजर डिफरेंस है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बाकी तो ओम का नियम यहां भी लग रहा है, ओम का नियम वहां भी लग रहा है ना। वर्जिन कोर के लिए यहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। मैग्नेटिक फील्ड में रिलक्टेंस कभी कांस्टेंट नहीं होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। हाँ, अगर एयर कोड है, एयर कोड के लिए एक वो स्ट्रेट लाइन दे देता है, यानी कि ओम के नियम का पालन करता है। मेरी बात समझ में आई होगी। तो एक जनरल सिनारियो में इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का आपको बना देता हूं, कुछ फार्मूले मैं डिराइव कर देता हूं। जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की अगर मैं बात करूं तो जनरल सिनारियो तो यही होगा ना बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक सर्किट। बेटा आज के बाद ये डाउट अब आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। मैंने अपने पहले लेक्चर में ही ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। कल से मैं इन सब चीज़ों को क्रम वे में लेके चलूंगा, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में लेके चलूंगा, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप इसको सर्किट की भाषा में सोचिए तो मैं एक सीरीज सर्किट बना देता हूं डीसी के लिए। डीसी के लिए सर्किट आपका ऐसे ही बनेगा, ये इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक ना बेटा, और ये इसका, इसमें बहने वाली धारा होगी, ये इसका वोल्टेज सोर्स होगा। इसी को अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट से दिखाऊं तो कैसा होगा? कैसा होगा? मान लीजिए कि मैं इसको रेक्टेंगुलर कोर से दिखा देता हूं,
कैसे दिखा देता हूँ, रेक्टेंगुलर कोर से दिखा देता हूँ, रेक्टेंगुलर कोर से दिखा दूँ ना, ऐसे इस तरह से रेक्टेंगुलर कोर से दिखा दूँ मैं। और मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसके प्राइमरी कोर पे करा दूंगा बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर ऐसी चलता है ना, समझ लो कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक ना बेटा। अब मैंने क्या किया, इसके कोर को डीसी दे दूं चाहे एसी दे दूं, चलो यहां डीसी दिया था ना, तो यहां कोर पे क्या बन जाएगा बेटा, इसके वोल्टेज से करंट बहेगी। अब मान लीजिए कि इसके कोर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, एन है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो इसके कोर में कितना एमएमएफ आएगा, एमएमएफ कितना आ जाएगा बेटा, एन आई आ जाएगा। तो कोर में कितना एमएमएफ गया, एन आई गया, यही इसका एमएमएफ होगा। मैंने आपको बताया है ना, इन जनरल सिनारियो में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वी है, तो वी से करंट बहा, करंट के बहने से कोर में एमएमएफ क्रिएट हुआ, इस एमएमएफ से कोर में क्या गया बेटा, फ्लक्स बन गया, बहा नहीं बन गया, ठीक ना। अब कभी मत कहना कि बहने लगा, फ्लक्स बहने लगा, इसके कोर में पूरा फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा बेटा। अब वो डिपेंड करता है कि कोर का एवरेज एरिया क्या है, कोर का पेरीमीटर क्या है, परिमाप क्या है, ठीक ना। तो जितना भी उसका परिमाप होगा, जितना भी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, बहने नहीं लगेगा, बहने नहीं लगेगा। इस डिफरेंस को साथ में लेके चलो, ठीक ना बेटा। तो इसके कोर में क्या बनने लगेगा, फ्लक्स बनने लगेगा, कोर में क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब उस फ्लक्स को मैं दिखाता हूं स्ट्रेट लाइन से ही, है ना, ये ऐसे आएगा कुछ इस तरह से। इसके मीन लेंथ को लेते हैं बेटा, इसीलिए इसके मीन लेंथ को लिया जाता है, और ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम वैल्यू, मशीन में मीन वैल्यू। ये मेरा फ्लक्स बन गया, ये मेरा इसमें फ्लक्स बन गया, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक। अब इसके पाथ का एक रिलक्टेंस भी होगा, तो इन जनरल इसके फिगर को मैं कैसे दिखा सकता हूं, ये मेरा एमएमएफ सोर्स है, इसके पाथ का एक रिलक्टेंस होगा, ठीक। ये मेरा एम्पियर टर्न है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, एन आई है, इसमें कितना फ्लक्स क्रिएट हुआ, पाई, और इसके पाथ का रिलक्टेंस होगा आर, जहां पे यहां पे आर बराबर क्या है, एल अपॉन सिग्मा ए, यहां पे रिलक्टेंस, या इसी को एस भी बोला जाता है ना बेटा, एस बराबर क्या है, एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, ठीक। फार्मूला यहां क्या क्या बनेगा जरा बताओ तो, आई इज इक्वल टू बी बाई आर, आई इज इक्वल टू बी बाई आर, तो यहां पे क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, या आप कह सकते हो बी इज इक्वल टू आई आर, तो एमएमएफ इज इक्वल टू पाई आर। किरचॉफ्स के नियम, किरचॉफ्स के नियम, किरचॉफ्स का केसीएल, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हो, सेम उसी प्रोसीजर से आप मैग्नेटिक सर्किट में भी लगाओगे। बात समझ रहे हैं ना। तो ये एनालॉजी है बेटा, डिफरेंस क्या है, रिलक्टेंस का, म्यू का, है ना, म्यू का डिफरेंस है। तो आई थिंक अब ये सब चीजें आपको नहीं भूलनी चाहिए। इसके आगे का लेक्चर क्या है देखें, अब ये सब डिफरेंसेस ही चल रहा है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ इसको, है ना।
जैसे कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कहते हो कूलाम्स लॉ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कहते हो, कूलाम्स लॉ होता है। अब कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि दो पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज होता है बेटा। कूलाम्स लॉ ध्यान रखना, कूलाम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है, बड़े बड़े लार्ज चार्ज के लिए सत्य नहीं है। एक स्मॉल चार्ज के लिए कूलाम्स लॉ सत्य है। कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि यदि इस किसी माध्यम में कोई दो पॉइंट चार्ज रखे हैं, यानी एक का फोर्स दूसरे पे नेग्लिजिबल है, यानी एक के फील्ड से दूसरे का फील्ड अफेक्टेड नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है, ठीक ना। तो ऐसा है, तो दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा बेटा, उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। इसी को कूलाम्स का नियम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रूल कूलाम्स लॉ है वही मैग्नेटिक सर्किट क्या कहता है। मैग्नेटिक सर्किट कहता है कि किसी स्मॉल लेंथ के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके स्मॉल लेंथ से कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, दैट इज गवर्न्ड बाय बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कूलाम्स लॉ है भाई, मैग्नेटिक सर्किट में आप उसको किससे डिफाइन करोगे, तुरंत बोलो बायो-सेवर्ट्स लॉ से। किससे, बायो-सेवर्ट्स लॉ से। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, कूलाम्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए है बेटा, फॉर मीडियम एयर, फॉर मीडियम एयर। और ध्यान रखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। एंड इट इज ट्रू ओनली फॉर फ्री स्पेस, इसमें एप्सिलॉन का कोई टर्म नहीं है ना। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा, बायो-सेवर्ट्स लॉ कहता है कि किसी स्मॉल कंडक्टिंग लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर। मिलता जुलता है ना कूलाम्स लॉ से। तो कूलाम्स लॉ इज इक्विवेलेंट टू बायो-सेवर्ट्स लॉ। यहां पे ध्यान रखना बेटा कि μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है ये कितना होगा, 10⁻⁻7। कितना होगा बेटा, 10⁻⁻7। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7। टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन टेस्ला, लगभग टेस्ला के बराबर ही आ जाएगी, है ना। एक्चुअली क्या रहा है बेटा, देखो मान लीजिए कि ये आपका कोई कंडक्टिंग सरफेस है, तो इसका कोई एक स्मॉल लेंथ है जिसको कि आप कह रहे हो आईडीएल। टोटल लेंथ कितना है, एल से आपने डीएल लेंथ लिया जिसमें करंट आपकी फ्लो कर रही है आई ना, तो इस लेंथ का डिस्टेंस क्या होगा, आईडीएल। अब इस आईडीएल की वजह से मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो करंट के सर्कुलेशन यानी डायरेक्शन ऑफ करंट और इसके बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करता है, जो इसका फार्मूला बना देता है। क्या बना देता है बेटा, इसका आईडीएल, और मान लीजिए कि इसके बीच का डिस्टेंस है आर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को अगर आप खोल दीजिए तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मॉड, और उसको आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा, आईडीएल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक ना। ये हो जाएगा आईडीएल इंटू आर भी तो होगा, है ना, तो साइन थीटा। तो कूलाम्स लॉ बायो-सेवर्ट्स लॉ से डिफेंडेबल है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ और गॉस लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ और गॉस लॉ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गॉस लॉ होता है, मैग्नेटिक फील्ड में वही
किसके इक्विवेलेंट होगा? एम्पियर सर्कुटल लॉ के। अब गॉस लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। गॉस लॉ, मैंने अभी आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सरफेस बनवाया था ना, सरफेस बनवाया था, वो क्या कहता था कि जो जितना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? उस सरफेस के डी डॉट डी एस से, यानी डी इक्वल टू साई बाई ए, है ना, डी डॉट डी एस से, और वही नेट चार्ज होगा। तभी तो आप कह रहे हो ना, साई की जगह पे आपने चार्ज रख दिया, साई की जगह पे आपने चार्ज रख दिया। तो साई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज। तो गॉस लॉ यही कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स लिंकेज होगा वो उस क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज होगा वही होगा। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज का मतलब ही चार्ज से होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकेज का मतलब किससे होगा? चार्ज से होगा। तो दिस इज गवर्न्ड बाई गॉस लॉ, याद रखना बेटा, दिस इज गवर्न्ड बाई गॉस लॉ एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर सर्कुटल लॉ। दिस लॉ इज फॉर एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। सर्कुटल लॉ। अब ये क्या कहता है बेटा? सेम गॉस लॉ की तरह, है ना, H डॉट डी एल इज इक्वल टू एन आई और B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, बिकॉज आप जानते हो कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H फॉर एयर। तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसकी यूनिट इन जनरल क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर टर्न्स पर मीटर 80, इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, 8 क्या कर रहा हूं, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई। तो मैंने क्या कहा कि गॉस लॉ इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर सर्कुटल लॉ हो जाएगा। ये सारे फार्मूले मैंने लिख दिए, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। और बेटा मैं आपसे बता दे रहा हूं कि डिफरेंस में वही 3 डिफरेंस है जो आज मैंने डिस्कस किया। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कुछ होता है वही मैग्नेटिक फील्ड में होता है, बस सिंबल का असर है। सिंबल मैंने आपको डिफाइन कर दिया, वहाँ एप्सिलॉन है तो यहाँ म्यू होगा, वहाँ ई है तो यहाँ एच होगा, वहाँ डी है तो यहाँ बी होगा, है ना। ये सारे सिंबल का खेल है बेटा। वहाँ करंट बहता है तो यहाँ फ्लक्स क्रिएट होगा, वहाँ एनर्जी सोर्स वोल्टेज है तो यहाँ एनर्जी सोर्स क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसी को आप एम्पियर टर्न्स कहते हो। इन सब चीज़ों को पहचान लो बेटा। बाकी तो ये सब फार्मूला आ गया आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आई इज इक्वल टू बी बाई आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आई इज इक्वल टू बी बाई आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वही चीज क्या है? एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस है। दिस इज रिलक्टेंस ना, आई आर नहीं है, इसको आप रिलक्टेंस पढ़िएगा। या एस ऐसे ना लिखा करो, अब मेरी आदत है ऐसे लिखने की बेटा, तो आप लोग इसको कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। दूसरी चीज क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए या एल अपॉन सिग्मा है, वेरी गुड, है ना। तो यहां पे आर क्या हो जाएगा? यहां पे आर क्या हो जाएगा? यहां पे आर इज इक्वल टू हो जाएगा, रिलक्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये सारे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और सब एक दूसरे के एनालॉजी से बन के आए हैं। यहीं से आपको क्या मिल जा रहा है बेटा? म्यू इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो परमीबिलिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होता है बेटा, ध्यान रखना, है ना। ये फार्मूला आपका निकल आया। ये है ना, यहां म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो
म्यू आर होता है, म्यू इक्वल टू म्यू ज़ीरो म्यू आर होता है, ठीक ना। 6 में देखो क्या दिया है मैंने, 7 देखो ये वाला फार्मूला, ये सारे बिल्कुल अब आपके दिमाग में होने चाहिए। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर। मैंने आपको बता दिया कि एप्सिलॉन होता क्या है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसको, माध्यम की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू आप देख लो, फैरड पर मीटर। याद रखना जब भी एप्सिलॉन म्यू को डिफाइन करना हो, फैरड पर मीटर या हेनरी पर मीटर से बेटा। ये सारी क्वांटिटीज मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, इसका एक एक टर्म मैंने आपको समझा दिया है, ठीक ना। अब आप इसका फायदा उठाइए। अब जिंदगी में कभी ये सब चीजें भूलनी नहीं है। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो, अगर मैंने इसको बता दिया, अगर कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट भी जरूर करना बेटा, लेकिन एक बार की प्रॉब्लम बार बार की प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए आज के बाद, ठीक ना। हाँ, तो म्यू आर क्या है बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। याद रखना, नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पे, अक्सर यहां भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। नोट क्या है, म्यू आर तथा एप्सिलॉन आर यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डी और बी में क्या रिलेशनशिप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठाए रखना बेटा। डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बी इज इक्वल टू म्यू एच कहां होगा, कहां होगा, केवल लीनियर जोन में। सैचुरेशन जोन में ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा, एयर कोर्ड है तो करेगा। यानी अगर आपसे कहे कोई, ये भी पूछ लेता है कि बी इज इक्वल टू म्यू एच ओम के नियम का पालन करता है भाई, इट्स फॉलो ओम्स लॉ, तब आपसे कह देना नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड देयर आर 3 स्टेजेस इन दिस मीडियम। लेकिन अगर आपसे कोई ये कह दे कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच क्या ओम के नियम का पालन करता है, तपाक से बोल देना हाँ भैया पक्का करेगा, ये ओम के नियम का पालन करता है, ये ओम के नियम का पालन करता है। क्यों करता है भाई, एयर कोड है, स्ट्रेट लाइन देगा, अभी मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच ओम के नियम का पालन करता है, बी इज इक्वल टू म्यू एच ओम के नियम का पालन नहीं करता। मैं आपको ओम का नियम 7-8 तरीकों से बता सकता हूं बेटा। आपने एक ही तरीका सीखा है ना, इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट देन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मैं आपको ओम का नियम गारंटी कह रहा हूं 7-8 तरीकों से ओम के नियम को डिफाइन कर सकता हूं। आप खुद सोचो, खुद कर सकते हो यार। एक तो रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई ओम के नियम का पालन करता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, 5-6 तो मैंने ऐसे ही बता दिए। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच ओम के नियम का पालन करता है बेटा, ओम के नियम का पालन करेगा। बी इज इक्वल टू म्यू एच नहीं करेगा, इस फार्मूला में ये चीज ध्यान रखें। ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज, काटो इसको, दिस इज रिलक्टेंस। अच्छा, आप ये जानते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है। तो यहां से मैंने अभी आपको बता दिया एच इज इक्वल टू एम एम अपान लेंथ होगा। और यही तो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, यही तो एम्पियर सर्कुलर लॉ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
There are series circuit, parallel circuit and their combination hold goods in electrical as well as magnetic circuit. यानी किसी सीरीज सर्किट का उसका इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट भी सीरीज सर्किट होगा और किसी पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट भी पैरेलल सर्किट ही होगा, है ना। तो दीज आर अनदर रिलेशंस, इसको भी आप कोड कर सकते हैं, ठीक ना बेटा, इसको भी आप कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे किरचॉफ्स लॉ आप इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हो वैसे ही किरचॉफ्स लॉ आप मैग्नेटिक सर्किट में भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट वन, दैट इज नॉट द लीस्ट, है ना, जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वही काम मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। और आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये फार्मूला भी याद रखना बेटा, ये भी ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ है, ये भी क्या है, ओम्स लॉ है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहां जे क्या है बेटा, जे कंडक्टर का करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल में जो धारा बहती है उसी को धारा घनत्व कहते हो ना, ये भी ओम्स लॉ है। तो जे इज इक्वल टू, जैसे बी इज इक्वल टू आई आर पढ़े हो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई भी पढ़ लो बेटा, ये भी आप जानते हो ना, देख लो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना। और इससे आपको जे इज इक्वल टू सिग्मा ई बनाना है तो आई बाई ए का टर्म्स लाना पड़ेगा, आई बाई ए का टर्म्स लाना पड़ेगा। तो इसको आप लिख दो एल अपॉन सिग्मा ए, है ना, ला देंगे हम सिग्मा, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो, सिग्मा ए इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना, सिग्मा ए इज इक्वल टू एल बाई आर, जे इज इक्वल टू होता है आई बाई, आप क्या करो v से, है ना, v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा b। तो देखो ना l बाई वी को, l बाई वी को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई आर, 1 अपॉन ई आर इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई वी मिल जाएगा, उल्टा कर दो तो सिग्मा ई इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो v बाई आर इंटू ए, v बाई आर को आप i लिख सकते हो, तो i इंटू ए जे ही होगा ना, ये हो जाएगा j इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो इस फार्मूला को भी याद रखना बेटा, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है एंड इट इज़ ए मेजर फार्मूला। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यही ये फार्मूला क्या बताता है, आपके पास क्या है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो जरा मुझे ये बताओ E इज इक्वल टू J अपॉन सिग्मा होगा कि नहीं होगा। अब अगर आपसे यहीं पे मैं पूछूं कि किसी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा भाई, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। याद रखना किसी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, यानी उसके सरफेस पे इक्वल पोटेंशियल सरफेस बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज एंड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0, यानी इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 0 होगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दिस इज। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई को ना भूलना, किसी कंडक्टर के लिए ये बताता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई क्या बताता है भाई, करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट होगा ना, डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी, तो किसी कंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो। तो ये भी एक फार्मूला है बेटा, काफी कुछ चीजें बताता है जो आपके इसी फार्मूला से डिराइव हुआ है, इसी फार्मूला से, है ना। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से ही डिराइव हुआ है, कोई टपक नहीं पड़ा है, ये भी एक रूल है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से आप इसको क्या किया इस जगह पे, इसको थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन करके वोल्टेज से भाग दे दिया दोनों तरफ, तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई मिल गया। क्लियर बेटा, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो जैसे J इज इक्वल टू सिग्मा ई होगा वैसे ही तो B बराबर म्यू एच भी होगा, बिकॉज J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D और D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। E की जगह पे आप क्या रख दोगे, H, और सिग्मा की जगह पे क्या रख दोगे, म्यू। सिग्मा की जगह पे क्या रख दोगे, म्यू। तो अगर आपने सिंबल्स को अच्छे से समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे यहां पे म्यू है, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में म्यू की जगह पे क्या है बेटा, सिग्मा रखना है आपको। यही इंटर कन्वर्जन करते रहो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक अंधा भक्त भी जिसको इलेक्ट्रिकल का काखा गाघा भी नहीं आता, अगर इन सिंबल समझ ले तो गेस करके सारे फार्मूला निकाल सकता है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है, ठीक ना। बाकी इसकी थ्योरी, इसका प्रिंसिपल, इसका मैनिपुलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। और मेरे आज के लेक्चर का जो विवेचना था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पहचानो, ठीक ना। आई थिंक अब आपकी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करूंगा। डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए बेटा, अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, करंट फ्लो बट फ्लक्स क्रिएट ऑन द कोर फॉर ए गिवन पार्टिकुलर मीडियम, किसी दिए गए विशिष्ट माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर इज कांस्टेंट, म्यू आर वेरीज, मैंने आपको लिखवा दिया, अलग से भी लिखवा दिया। देयरफॉर रिलक्टेंस कैन आल्सो बी वेरीज, ठीक ना। अब ये तो हो गया डिफरेंसेस, अब इसको मैं बंद कर देता हूं और यहां से मैं नेक्स्ट लेक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। और मैंने जो इसका क्रीम था वो आज पहले ही निकाल के आपको दे दिया है। ध्यान रहे कि आज का ये मेरा थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर है और मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें आपका डिफरेंट जितने भी टेक्नीशियन इंक्लूडिंग असिस्टेंट लोको पायलट है ना, उन सब का मैंने आज ये पहला लेक्चर दिया है बेटा, जिसका रिकॉर्डेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर, फिट ITI के चैनल पर भी और मेरे ऐप पर भी मौजूद रहेगा। इसी ढंग से, इसी तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं बेटा। इसका पूरा वीडियो लेक्चर का PPT या PDF, और उसके साथ साथ जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो एक मैं चैप्टर टेस्ट भी लेके आने वाला हूं, है ना। चैप्टर समाप्त होने के बाद एक उसका क्वेश्चन सीरीज जरूर होगा, है ना। तो इसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ऐप से जुड़िए और मेरे चैनल से जुड़िए, है ना, उसका लाभ उठाइए। शिवम पाल अभी आए हो क्या बेटा? आज का लेक्चर तो मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, है ना, मेरे ऐप पर भी है और इसको मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। कल मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक चार्ज से शुरू करूंगा बेटा, चार्ज से, है ना, तो आप लोग इसमें शामिल होइए। आज मैंने क्या डिस्कस किया है, माय फर्स्ट लेक्चर, इसमें मैंने डिफरेंसेस, एनालॉजी एंड डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, जिससे कि आपका एक जो महासागर चल रहा है ना, क्या चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, ये चीज़ आज ही क्लियर हो गया है, ठीक ना। आशा है आपने लेक्चर का लाभ उठाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।